तो तीसरे चरण में 7 मई को मतदान होने 12 राज्यों की 94 सीट के लिए लोग जो है वोट कास्ट करेंगे और सभी दलों के नेता जो है पूरी ताकत तीसरे चरण के लिए झोंक रखी है। जी हाँ, बीजेपी की तरफ से बात करें तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मैदान में है, धुआंधार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इसके अलावा गृहमंत्री अमित शाह से लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक आज कौन सा नेता कहां पर होने वाले हैं, कहां पर चुनावी रैलियां होंगी, सारा अपडेट इस रिपोर्ट में। लोकसभा चुनाव के पहले 2 चरण पूरे हो गए हैं। 190 सीटों पर उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। अब तीसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार जोरों पर है। सभी सियासी दल वोटरों को लुभाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। बीजेपी की तरफ से खुद पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और स्टार प्रचारक सीएम योगी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार कर रहे हैं। पीएम मोदी आज कर्नाटक में रैली करेंगे। सुबह 11 बजे बेलगाम में, दोपहर 1 बजे उत्तर कन्नड़, दोपहर 3 बजे दावणगेरे और शाम 5 बजे बेल्लारी में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद पीएम मोदी हॉस्पेट में रात्रि विश्राम करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज उत्तर प्रदेश में ताबड़तोड़ प्रचार करते नजर आएंगे। दोपहर 12 बजे एटा में अमित शाह रैली करेंगे। दोपहर 1:30 बजे मैनपुरी और दोपहर 3 बजे इटावा में रैली को संबोधित करेंगे। सीएम योगी भी ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार में जुटे हैं। दोपहर 12 बजे सीएम योगी आंवला में जनसभा करेंगे। इसके बाद दोपहर 1:30 बजे बदायूं और 3 बजे आगरा में सीएम योगी रैली करेंगे। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आज रामनगरी अयोध्या के दौरे पर रहेंगी। अमेठी से सुबह 9 बजे वो सड़क मार्ग से अयोध्या के लिए निकलेंगी। 10:30 बजे अयोध्या धाम में रामलला का दर्शन पूजन करेंगी। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज गुजरात के दौरे पर रहेंगे। सुबह 11:30 बजे अहमदाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। दोपहर 2 बजे अहमदाबाद में रैली करेंगे। शाम 4:30 बजे आनंद और शाम 7 बजे भावनगर में जनसभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज पश्चिम बंगाल और ओडिशा में सार्वजनिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल महाराष्ट्र के कोल्हापुर में थे, रैली को संबोधित कर रहे थे और एक बार फिर से उन्होंने वहां से दावा कर दिया कि 4 जून को एक बार फिर से तीसरी बार मोदी सरकार देश में बनने जा रही है। मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडी गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए क्या क्या बातें कही पीएम मोदी ने, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। शनिवार को महाराष्ट्र के कोल्हापुर में पीएम मोदी ने विशाल रैली को संबोधित किया। इस दौरान इंडी गठबंधन उनके निशाने पर रहा। पीएम मोदी ने मंच से दावा किया कि देश में तीसरी बार मोदी सरकार बनने जा रही है। आपको अगर फुटबॉल की भाषा में मैं बताऊं, दूसरे चरण का मतदान पूरा होने के बाद बीजेपी और एनडीए 2-0 से आगे चल रहे हैं। कांग्रेस और इंडिया अलायंस ने देश विरोधी और नफरत की राजनीति के 2 सेल्फ गोल कर लिए हैं और इसलिए ये पक्का हो गया है, फिर एक बार रैली में जन सैलाब उमड़ा था। कार्यकर्ताओं का जोश देखते बन रहा था। इस दौरान मोदी ने मंच से नारे भी लगवाए। गरीबों की सरकार, एससी, एसटी, ओबीसी की सरकार, विकास को समर्पित सरकार, युवा को अवसर देने वाली सरकार। पीएम मोदी ने कहा कि इंडी गठबंधन के लोग 370 दोबारा लाने और सीए कानून खत्म करने का सपना देख रहे हैं। इंडिया अलायंस वालों ने खुलकर देश विरोधी एजेंडा और तुष्टीकरण के हथकंडों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। अब कांग्रेस का एजेंडा है
कि वो सरकार में आने के बाद कश्मीर में आर्टिकल 370 वापस ले आएंगे। क्या आप ऐसा करने देंगे? अब किसी में हिम्मत है कि मोदी के इस कदम को पीछे हटा सके? ये लोग कह रहे हैं कि इनकी सरकार बनी तो ये लोग सीएए कानून रद्द कर देंगे। क्या ये देश उनको करने देगा? पीएम मोदी ने कहा कि इंडी गठबंधन के लोग महाराष्ट्र का विकास नहीं कर सकते। मोटा कमीशन न मिलने तक फाइलों को दबाकर बैठने वाले लोग, याकूब मेनन की कब्र को संवारने वाले लोग, उनसे आप कोल्हापुर का, महाराष्ट्र का भाग्य बदलने की उम्मीद कर सकते हैं क्या? तीसरे चरण में 12 राज्यों की 94 सीटों पर 7 मई को मतदान होगा। इसी चरण में कोल्हापुर में भी मतदान होना है। कुछ दिन पहले असदुद्दीन ओवैसी का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो बीफ शॉप पर नजर आए थे। कुछ इसी तरह का वीडियो अभी फिर से वायरल हो रहा है। अब सवाल यही नजर उठ रहा है कि बार बार असदुद्दीन ओवैसी बीफ शॉप पर ही क्यों पहुंच रहे हैं? आखिर उनका मकसद क्या है इसके पीछे? आप भी देखिए। सोशल मीडिया पर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो एक गली में चुनाव प्रचार करते नजर आ रहे हैं। इस दौरान वो एक बीफ शॉप पर पहुंचते हैं और दुकानदार से उसका और दुकान का नाम पूछते हैं। क्या दुकान का नाम क्या है? अजीम बीफ शॉप। वाह वाह वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या दुकान का नाम क्या है? अजीम बीफ शॉप। वाह वाह वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। इस दौरान वहीं पर खड़े कुछ लोग विवादित नारेबाजी करते नजर आ रहे हैं। बड़ेगा खाएंगे। इस पूरे मामले पर हैदराबाद से बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता ने ओवैसी पर कार्रवाई की मांग की है। ये सरासर कोड ऑफ कॉन्डक्ट के विरुद्ध जा रहे हैं ये लोग। इन पर तो तुरंत एक्शन लेना चाहिए इलेक्शन कमीशन, क्योंकि जब इतना पब्लिक में ये लोग ये कह रहे हैं कि बीफ काटो और खाओ, और वो लोग रिलीजन के नाम पर भी, जैसे कि वो लोग मस्जिद के नाम पर वोट पूछ रहे हैं, दिसंबर 6 का नाम छेड़कर वोट पूछ रहे हैं, बाबरी मस्जिद का नाम छेड़कर वोट पूछ रहे हैं, तो ताज्जुब की बात है ये सारे एक ऐसे पढ़े लिखे बैरिस्टर साहब के मुंह से निकल रहा है। और इससे भी तो दर्दनाक बात तो ये है कि वो मुसलमान को एक बीफ की हद तक छोड़ दिए हैं, तो उनको बीफ काटने और बीफ खाने से आगे बढ़ना नहीं है उनके हिसाब से। तब तो सारे मुसलमान पसमंदे भाई और बहनों को सोचना चाहिए, क्या उनके जिंदगी बीफ के अलावा कुछ अहमियत ही नहीं है क्या? एक ऐसा पार्टी के लीडर जो कभी मैनिफेस्टो के बारे में बात नहीं करे, लोगों को 5 साल में क्या करना चाहिए वो ये बात तकरीबन 40 साल से बोलते नहीं आए। उनको तो सिर्फ लोगों से दो बात करने का, एक मजहब का बात करना है, एक बीफ का बात करना है। अब देखना होगा कि चुनाव आयोग इस पूरे मामले पर क्या एक्शन लेता है। ताने जा रहे हैं जहां पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की दबंगई देखने को मिली है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने क्या कुछ किया है, पूरा विवाद क्या है, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। सड़क पर जमकर बवाल मचा है, मारपीट हो रही है, 2 लोग एक शख्स को पीट रहे हैं, खुलेआम गुंडागर्दी हो रही है। बीच सड़क पर मारपीट की तस्वीरें उत्तराखंड के रुड़की जिले से सामने आई हैं, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने खुलेआम दबंगई की। दरअसल लोकसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस कार्यकर्ता रैली कर रहे थे। इसी दौरान जिस शख्स को पीटा गया वो पहुंचकर कार्यकर्ताओं से कांग्रेस पार्टी की उपलब्धियों पर सवाल करने लगा, जिससे भड़के कार्यकर्ताओं ने शख्स से मारपीट की और उसे रैली से भगाया। मैं अपनी बाइक ठीक करा रहा था यहाँ पे, तो यहाँ पे कांग्रेस कार्यकर्ता अपना पुतला फूंक रहे थे और नारेबाजी कर रहे थे। तो मैंने उनसे 2-4 सवाल पूछ लिए कि कांग्रेस सरकार ने क्या किया।
तो उस बात को लेके इन्होंने मेरे ऊपर 4-5 आदमी आए, उन्होंने थप्पड़ मारे और जिसमें कि उन्होंने बताया कि भाई मैं सरकारी आदमी हूँ, तो उसके बाद भी उन्होंने थप्पड़ मारे। रैली में मौजूद किसी शख्स ने इस मारपीट का वीडियो बनाकर वायरल कर दिया, जिसके बाद से कांग्रेस कार्यकर्ताओं की इस दबंगई पर सवाल उठाए जा रहे हैं। तो वहीं सोशल मीडिया पर लोग कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। यूपी के 2 शहरों से आग के कहर की खबर मिल रही है। आग की वजह से लाखों का नुकसान हुआ है। अमरोहा और मथुरा ये 2 शहर बताए जा रहे हैं आग किस वजह से लगी और कितना नुकसान हुआ, डिटेल में इस रिपोर्ट में देखिए। आग के तांडव की पहली तस्वीर यूपी के मथुरा से सामने आई है, जहां डंपिंग प्लांट में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। आग की लपटों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि आग कितनी भयावह है। धुएं का गुबार उठ रहा है, आग की लपटें उठ रही हैं। आग इतनी तेजी से पूरे डंपिंग प्लांट में फैली कि कुछ मिनटों में रखा कूड़ा जल गया। आग के तेजी से फैलने की वजह यह भी रही कि प्लांट में भारी मात्रा में प्लास्टिक वेस्ट रखा हुआ था, जिसके चलते आग ने अपनी आगोश में पूरे हिस्से को ले लिया। देखते ही देखते ये आग इतने बड़े हिस्से में फैल गई कि स्थानीय लोगों को काफी दूर से ही आग की लपटें दिखाई पड़ रही थी। जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त प्लांट में कुछ कर्मचारी काम कर रहे थे। वो तुरंत एक्शन में आए और आग पर काबू पाने के लिए पानी डालना शुरू किया, लेकिन तब तक आग काफी बड़े हिस्से में फैल चुकी थी। आनन फानन में नगर निगम और फायर फाइटर्स की टीम को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही नगर निगम की टीम तो पहुंच गई, लेकिन फायर फाइटर्स की टीम आग लगने के 6 घंटे बाद भी मौके पर नहीं पहुंची, जिसके चलते डंपिंग प्लांट में बड़ा नुकसान हुआ है। तो वहीं मौके पर स्थित नगर निगम की गाड़ियों में पानी के टैंकर ने आग पर 5 घंटे से ज्यादा के समय में काबू पाया। खेत में भयंकर आग लगी है, भयावह लपटें उठ रही हैं। जहां तक नजरें घुमाएंगे सिर्फ आग की लपटें ही नजर आएंगी। पूरा खेत धधक रहा है। आग से सुलग रहे खेत की ये तस्वीरें यूपी के अमरोहा से सामने आई हैं, जहां गेहूं के खेत में आग लगने से हड़कंप मच गया। देर रात अचानक खेत में आग लगी तो इलाके में अफरा तफरी फैल गई। कई किसान खेत की तरफ दौड़ पड़े, बाल्टियों से पानी डालकर आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन आग इतनी तेजी से पूरे खेत में फैली कि तब तक आग ने कई एकड़ खेत को अपनी आगोश में ले लिया था। खेतों में लपटें देख कई किसानों के होश उड़ गए, तो वहीं किसानों को लाखों की फसल का नुकसान हुआ है। एक तरफ यहाँ पर हम दिल्ली नोएडा की बात करें और जितने भी मैदानी इलाके वहां पर गर्मी अब एक तरीके से शुरू हो चुकी है, धूप भी अच्छी खासी निकल रही है, लेकिन जम्मू कश्मीर के आप हालात देखिए। मौसम विभाग ने 30 अप्रैल तक के लिए बर्फबारी और साथ ही बारिश को लेकर के येलो अलर्ट जारी कर दिया है। और भारी बारिश और बर्फबारी की वजह से यहाँ घाटी में और जम्मू के कुछ संभाग में जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित भी हो सकता है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, देखिए। अप्रैल का महीना खत्म हो रहा है। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में गर्मी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, तो वहीं पहाड़ी क्षेत्रों में अप्रैल का महीना दिसंबर वाली फील दिला रहा है। पूरा इलाका बर्फबारी से पटा पड़ा है। जहां तक नजर घुमाएंगे सिर्फ और सिर्फ बर्फ नजर आएगी। बर्फबारी इतनी ज्यादा हो रही है कि लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। तस्वीरें जम्मू कश्मीर के गुरेज वैली की हैं, जहां पिछले 2 दिनों से भारी बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी के चलते गुरेज वैली के कई इलाकों से जोड़ने वाली सड़कें बंद हो गई हैं। जम्मू कश्मीर में सिर्फ गुरेज वैली ही नहीं बल्कि कई ऊपरी इलाकों में बर्फबारी ने लोगों की दिक्कतें बढ़ा दी हैं। हालात ये हैं कि लगातार हो रही बारिश के कारण जम्मू श्रीनगर राजमार्ग, मुगल रोड, श्रीनगर लेह रोड और कुपवाड़ा गुरेज के दूर दराज के इलाकों की ओर जाने वाली सड़कों सहित कश्मीर घाटी में कई सड़कें बंद करनी पड़ी हैं। जम्मू कश्मीर के मौसम विभाग ने 30 अप्रैल तक और बर्फबारी और बारिश का अनुमान जताया है। साथ ही एडवाइजरी जारी कर लोगों से नदियों और झीलों के किनारों के पास जाने से बचने को कहा गया है। यूपी के आगरा से भगदड़ की एक तस्वीर सामने आई है, जिसमें पर्यटक डरे और सहमे हुए नजर आ रहे हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि जो पर्यटक आगरा में ताजमहल देखने गए थे वो इतने डर गए, इतने सहम गए, वजह क्या रही? जानने के लिए इस रिपोर्ट को देखिए। बीच सड़क पर घोड़ा दौड़ता हुआ नजर आ रहा है। लोगों की भीड़ है। लोग भी घोड़े को देखकर अपनी जान बचाकर इधर उधर हटते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें ताजनगरी आगरा से सामने आई हैं, जहां एक घोड़े ने ताजमहल के पश्चिमी गेट पार्किंग के पास अचानक दौड़ लगा दी। इसके बाद यहां आए पर्यटकों में भगदड़ मच गई।
घोड़े के अचानक दौड़ लगाने से इलाके में हड़कंप मच गया। इससे करीब ताजमहल के पश्चिमी गेट तक अफरा तफरी मच गई। इसी दौरान घोड़े ने पुलिस का बैरियर तोड़ दिया और रेलिंग गिरा दी। इसके बाद यहां आए पर्यटकों में भगदड़ मच गई। गनीमत ये रही कि बेकाबू घोड़े की चपेट में कोई पर्यटक नहीं आया। दरअसल गर्मी से परेशान घोड़े ने ताजमहल के पश्चिमी गेट पार्किंग के पास अचानक दौड़ लगाई थी। हालांकि कुछ देर की अफरा तफरी के बाद घोड़े के मालिक ने भी दौड़ लगाई और उसे काबू में किया। मौके पर मौजूद भीड़ में से किसी ने वीडियो बनाकर इसे वायरल कर दिया। अब ये वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मशहूर सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा, ये आपने भी देखा होगा। उसमें एक किरदार थे रोशन सोढ़ी, जो अभी लापता बताए जा रहे हैं। इस एक्टर के गायब होने के बाद परिवार और जो उनके फैंस हैं वो काफी चिंतित हैं। और दिल्ली पुलिस युद्ध स्तर पर काम कर रही है ढूंढने के लिए। कुछ सबूत भी हाथ लगे हैं जिसके बेसिस पर अब पुलिस जो है वो तलाश कर रही है। कब तक मिलेंगे ये तो अभी नहीं पता, लेकिन पुलिस की तलाश कहां तक पहुंची दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। तारक मेहता का उल्टा चश्मा के फैंस को हाल ही में तब तगड़ा झटका लगा था जब खबर आई कि मिस्टर सोढ़ी का किरदार निभाने वाले एक्टर गुरचरण सिंह लापता हैं। लेकिन अब पुलिस ने इस मामले में एक्टर को लेकर किडनैपिंग का केस दर्ज कर लिया है। दिल्ली पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज मिला है जो कि 22 अप्रैल का बताया जा रहा है। सामने आए सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि सोढ़ी का किरदार निभाने वाले एक्टर दिल्ली के पालम इलाके के परशुराम चौक पर नजर आ रहे हैं। वो बैग लिए हुए जाते दिख रहे हैं, लेकिन एक्टर का ये लास्ट स्पॉट बताया जा रहा है। 22 अप्रैल के बाद से वो लापता हैं। टीवी सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा में रोशन सिंह सोढ़ी का किरदार निभा चुके गुरचरण सिंह लापता हैं। दरअसल 22 अप्रैल को गुरचरण सिंह अपने इसी पालम के मकान से निकलते हैं, एयरपोर्ट जाने के लिए निकलते हैं और उनका ये कहना था कि वो मुंबई जा रहे हैं, जिसको लेकर उन्हें फ्लाइट पकड़नी है। 8:30 बजे की उनकी फ्लाइट है, लेकिन उसके बाद गुरचरण सिंह कहाँ गए ये पता नहीं चल पाया है। एक्टर के पिता ने दिल्ली के पालम पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसके आधार पर पुलिस ने किडनैपिंग का केस दर्ज किया है। यही नहीं, पुलिस को गुरचरण सिंह के फोन के कुछ ट्रांजैक्शन भी गड़बड़ लगे हैं। पुलिस ने आईपीसी की धारा 365 के तहत एफआईआर भी दर्ज की है। पुलिस का ये कहना है कि कुछ और सीसीटीवी कैमरे उन्हें हाथ लगे हैं, जिसको खंगाला जा रहा है। साथ ही साथ कुछ फिनेंशियल ट्रांजैक्शन जो है उसकी भी जांच की जा रही है, क्योंकि बताया ये भी जा रहा है कि उनके अकाउंट से कुछ पैसे जो हैं वो विड्रॉ हुए हैं। इसको लेकर भी पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। एक्टर के यूं लापता होने से पूरा परिवार तो सदमे में है ही, साथ ही फैंस को भी सदमा लगा है। हालांकि पुलिस द्वारा बेटे को ढूंढे जाने का आश्वासन दिए जाने के बाद उन्हें थोड़ी हिम्मत मिली है। चुनाव आयोग मतदान को लेकर लोगों को लगातार जागरूक कर रहा है और इसी सिलसिले में दिल्ली स्थित कुतुब मीनार को रंग बिरंगी रोशनी से सराबोर किया गया है। जगमगाता हुआ कुतुब मीनार का ये जो वीडियो है वायरल भी हो रहा है और आपको भी हम दिखाते हैं। दिल्ली के कुतुब मीनार को देखिए। रंग बिरंगी रोशनियों से नहाए कुतुब मीनार को आपने पहले नहीं देखा होगा। लेजर लाइट और रंग बिरंगी रोशनी के बीच कुतुब मीनार बेहद ही खूबसूरत और आकर्षक नजर आ रहा है। कुतुब मीनार की इमारत पर प्रदर्शित शानदार लेजर लाइट शो में न केवल तकनीक और रोशनी का संगम दिखा, बल्कि गाने की धुन पर रंग बदलते कुतुब मीनार पर तिरंगा बेहद ही शान से लहराता नजर आया। इसके साथ ही लेजर शो में मतदान की झलक भी दिखाई दी। लेजर शो में रोशन किए गए कुतुब मीनार का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि देश में जारी मतदान के लिए चुनाव आयोग लगातार लोगों से वोटिंग की अपील कर रहा है और लोगों के बीच जागरूकता फैला रहा है। इसी कड़ी में दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी की ओर से कुतुब मीनार में लेजर लाइट का आयोजन किया गया, जिस आयोजन के तहत कुतुब मीनार रंग बिरंगे लेजर लाइट से सजाने के बाद आकृतियां बनाकर मतदान के लिए लोगों को जागरूक किया है। आपको बता दें कि दिल्ली की सभी 7 लोकसभा सीटों के लिए मतदान एक ही चरण में 25 मई को होंगे। सभी चरणों के चुनाव के नतीजे 4 जून को घोषित किए जाएंगे।
और चलिए अब अपने खास सेगमेंट यानी जहां पर कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई है, अमेठी और रायबरेली सीट पर इस मीटिंग में मंथन हुआ है, क्योंकि अब भी फाइनलाइज ये नहीं हो पाया है कि आखिर कांग्रेस की तरफ से रायबरेली और अमेठी से चुनाव कौन लड़ेगा। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का नाम आगे बढ़ाया गया है। आखिरी फैसला कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को लेना है। अमेठी से राहुल, रायबरेली से प्रियंका के नाम की चर्चा जरूर है, लेकिन 1-2 दिन में ही क्लियर हो पाएगा। तो ये मीटिंग काफी महत्वपूर्ण थी। लगातार राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ाने की बात हो रही है। अमेठी और रायबरेली से कौन होगा कांग्रेस का उम्मीदवार, केंद्रीय चुनाव समिति की मीटिंग हुई जिसमें नाम डिस्कस हुआ है, लेकिन आखिरी फैसला मल्लिकार्जुन खड़गे लेंगे। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तो देखिए, जब से लोकसभा का चुनाव शुरू हुआ है, कांग्रेस एक के बाद एक सेल्फ गोल करती हुई नजर आ रही है। राहुल का एक और बयान इस वक्त सामने आया है, जिसने बैठे बिठाए बीजेपी को एक मुद्दा दे दिया। तो देखिए, अब राहुल गांधी ने क्या नया कह दिया है, क्या नया बयान राहुल गांधी की तरफ से आ गया है, किस समुदाय को लेकर के राहुल गांधी कमेंट करते हुए नजर आए हैं, आपको सुनाते हैं। तीसरे चरण के चुनाव को लेकर सभी दलों ने प्रचार में एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। सियासी बयानबाजी और पलटवार का दौर भी जारी है। इस बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी का एक बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। राहुल गांधी के इस बयान पर सियासत गर्मा गई है। बीजेपी को बैठे बिठाए कांग्रेस के खिलाफ बड़ा मुद्दा मिल गया है। एक रैली के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि पहले राजा महाराजा मनमानी करते थे, जिसकी जमीन चाहते थे जबरन ले लेते थे। इस हालात को कांग्रेस ने बदला। राजाओं महाराजाओं का राज था, जो भी वो चाहते थे कर देते थे। किसी की जमीन चाहिए होती थी, उठा के ले जाते थे। कांग्रेस पार्टी और हमारे कार्यकर्ताओं ने देश की जनता के साथ मिलकर आजादी प्राप्त की, लोकतंत्र लाए और संविधान देश को दिलवाया। बीजेपी ने राहुल गांधी के इस बयान को राजपूतों का अपमान बताया है। अमित मालवीय ने सोशल साइट एक्स पर पोस्ट कर राहुल गांधी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को अपने इस बयान के लिए तुरंत राजपूत समुदाय से माफी मांगनी चाहिए। हालांकि कांग्रेस की तरफ से अभी तक इस बयान को लेकर कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन बीजेपी राहुल के इस बयान को आने वाले चरणों में भुनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी।